Hello friends, this is Riddhi from EduPlanet. I hope you all are safe and doing fine. आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का सेक्शन 3 दैट इज़ इंटरप्रिटेशन क्लॉज। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? इस टर्म का ये मीनिंग है कि कोई ऐसा एक्ट जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन को या बहुत सारे पर्सन्स को अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा हो, ये है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। ये जो एक्ट है ट्रांसफ़र का वो प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों में किया जा सकता है। जो पर्सन है जो ट्रांसफ़र कर रहा है प्रॉपर्टी या कोई प्रॉपर्टी अपनी ले रहा है, तो वो एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, एक कंपनी भी हो सकती है और एक कोई एसोसिएशन भी हो सकती है, या फिर बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर प्रॉपर्टी एक्वायर या ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो सकती है, इंक्लूडिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी भी ट्रांसफ़र हो सकती है थ्रू ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। अब ये जो एक्ट है वो 1882 में जुलाई में इन्फोर्स हुआ था। ये जो एक्ट ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी उस टाइम के होल ब्रिटिश इंडिया को एक्सटेंड करता था, एक्सेप्ट कुछ टेरिटरीज थी जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे इन काउंसिल, द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब एंड चीफ कमिश्नर ऑफ बर्मा के अंडर जो टेरिटरीज आती थी, बस ये सिर्फ उन टेरिटरीज को एक्सटेंड नहीं करता था। तो अब जानते हैं कि इस एक्ट का स्कोप क्या है, कि कहाँ तक ये एक्ट अप्लाई होता है। तो ये जो एक्ट है वो उन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ट्रांसफ़र होता है जो सिर्फ पार्टीज़ करती हैं। मतलब जो प्रॉपर्टीज़ पार्टीज़ ट्रांसफ़र करती हैं, ये एक्ट सिर्फ उन पे अप्लाई होता है। उन ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी पे अप्लाई नहीं होता जिनकी ट्रांसफ़र एप्लीकेशन ऑफ लॉ के थ्रू हुई हो। जो इसका ऑपरेशन है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड सा है, जैसे कि जो पार्टीज़ का एक्ट है, जिस तरह से पार्टीज़ एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हैं एक दूसरे को, उसके ही वो उसके लिए अप्लाई होता है, तो वो उसी चीज़ के लिए लिमिटेड है। बट कुछ ऐसे केसेस हैं जो इस एक्ट के सेक्शन 2 में सेव किए गए हैं। देन नेक्स्ट इज़ कि जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है उसके बहुत सारे मोड्स हैं, और जैसे कि प्रॉपर्टी की काइंड्स भी बहुत सारी हैं। तो ये जो एक्ट है द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ये सारे मोड्स को इनकॉर्पोरेट नहीं करता, ये सिर्फ कुछ मोड्स के जो रूल्स हैं उसी को ही इनकॉर्पोरेट करता है। ये जो एक्ट है वो सिर्फ मेनली इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ डील करता है, वो मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ डील नहीं करता है। इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव ये था कि जो ट्रांसफ़र है प्रॉपर्टी की वो लिविंग पर्सन्स के बीच में रेगुलेट हो सके, एंड जब ट्रांसफ़र होती है प्रॉपर्टी की उस टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्चुअल लॉ का जो कोड है वो कंप्लीट हो सके इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। तो ये था ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कि ये कैसे इन्फोर्स हुआ और क्या इसका स्कोप है और इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था। तो अब मैं आपसे डिस्कस करूँगी सेक्शन 3 दैट इज़ इंटरप्रिटेशन क्लॉज। तो इंटरप्रिटेशन क्लॉज जिसमें कि कुछ डेफिनेशंस हैं जो इस एक्ट के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आपने उस डेफिनेशन को समझ लिया तो आपके लिए ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट समझना मुश्किल नहीं होगा, काफ़ी इजी बन जाएगा। तो मैंने काफ़ी डिटेल में इन सबको मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। सो फर्स्ट डेफिनेशन है इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब ये तो सबको पता होगा कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि जो प्रॉपर्टी एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं कर सकती, वो एक ही जगह पे खड़ी है, तो ये है इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है, इसकी जो डेफिनेशन है, इसको 3 एनैक्टमेंट्स में डिफ़ाइन किया गया है। पहला था द जनरल क्लॉजेज एक्ट, दूसरा था द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, एंड तीसरा है द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। इन तीनों एक्ट्स में
कुछ ना कुछ डेफिनेशन दी गई है इमूवेबल प्रॉपर्टी की। तो जो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के अकॉर्डिंग डेफिनेशन है वो ये है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी एक लैंड इंक्लूड करती है जिस लैंड से कुछ बेनिफिट अराइज होगा या कुछ चीज़ें जो अर्थ के साथ अटैच की गई हों या फिर कुछ उन जो चीज़ें अर्थ के साथ अटैच की गई हों उसके ऊपर कुछ ऑब्जेक्ट्स परमानेंटली फास्टन किए गए हों जिससे बेनिफिट अराइज होगा। बट इसमें जो स्टैंडिंग टिम्बर है, ग्रोइंग क्रॉप्स है या ग्रास है, वो चीज़ें इमूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आती हैं। तो ये तो हो गया इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के अकॉर्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन। अब जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है इमूवेबल प्रॉपर्टी की वो ये है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास। मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी में स्टैंडिंग टिम्बर और जो क्रॉप्स ग्रो कर रही हैं या ग्रास है वो इंक्लूड नहीं करता है। तो इस डेफिनेशन में कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिसके अंदर ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है कि कौन सी लैंड क्या इंक्लूड करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी में या उस लैंड से क्या बेनिफिट्स अराइज हो रहे हैं या कुछ चीज़ें जो क्या अटैच हैं अर्थ के साथ जो इमूवेबल प्रॉपर्टी में इंक्लूड करेंगी। तो मैं आपसे वन बाय वन डिस्कस करूँगी। तो पहला है लैंड। अब अगर लैंड का लीगल एस्पेक्ट देखा जाए तो लैंड के कुछ एलिमेंट्स हैं जो इंक्लूड करते हैं। पहला है कि अर्थ सरफेस का कोई डिटर्मिनेट पोर्शन हो जो इमूवेबल प्रॉपर्टी कहलाई जाए। फिर दूसरा है कि सरफेस के ऊपर कोई कॉलम ऑफ स्पेस हो जो पॉसिबली एज अ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट हो, जो लैंड के टर्म जो लैंड है उसमें इंक्लूड करे, या कुछ कोई ऐसा ग्राउंड, कोई ऐसी प्लेस जो सरफेस के अंदर हो, ठीक है, या फिर कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो सरफेस के ऊपर हो या सरफेस के नीचे नेचुरल स्टेट में एग्जिस्ट करते हो। फॉर एग्जांपल मिनरल्स, ये एक ऑब्जेक्ट है जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के एज अ बेनिफिट भी एक्ट करता है और ये लैंड में भी इंक्लूड होता है। फिर जो लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, रिवर्स हैं, वो एक अपनी बाउंड्री के अंदर ही वो भी ये चीज़ें भी लैंड के अंदर इंक्लूड होती हैं और इन्हें कहते हैं लैंड कवर्ड बाय वाटर। जो लैंड वाटर के साथ कवर्ड है वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में आती है। देन नेक्स्ट इज कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो बाय ह्यूमन बीइंग इम्प्लांट किए गए हों सरफेस के ऊपर या सरफेस के नीचे। एक इंटेंशन होना चाहिए कि उसकी परमानेंट एनेक्सेशन के लिए वो एम्बेडेड किए गए हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे बिल्डिंग्स हैं, फेंसेस हो गए, तो ये जो चीज़ें हैं वो एक ह्यूमन इम्प्लांट करता है और वो भी एक इमूवेबल प्रॉपर्टी का पार्ट बन जाता है। देन नेक्स्ट इज बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड। अभी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी अब मूव तो हो नहीं सकती, बट अगर मूव नहीं हो सकती तो इसमें बेनिफिट्स क्या होंगे? तो अगर ये इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो फिज़िकल है कि वो मूव नहीं हो सकती, इस पॉइंट ऑफ व्यू के अलावा भी और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई हेरिडिटरी अलाउंस है, जैसे कोई हाउस है या कोई भी प्लेस है जो हेरिडिटरी है, तो वो भी एज अ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट करती है और वो बेनिफिट होगा उस लैंड से जो अराइज होगा। या फिर कोई डेप्थ है जो मॉर्टगेज के थ्रू सिक्योर किया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी ने लोन लिया है तो उसने उसकी जगह पे अपना हाउस मॉर्टगेज कर दिया, मतलब उसने अपना घर जो है गिरवी रख दिया है, तो उससे उसका जो डेप्थ है वो सिक्योर हो गया है। तो वो भी एक बेनिफिट अराइज हो गया कि उसके मुश्किल टाइम पे जो उसका घर है, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वो उसके काम आ गई। फिर जो पॉन्ड्स हैं, ठीक है, उससे हम फ्लैश कलेक्ट कर सकते हैं, मिनरल्स भी हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। या फिर मार्केट प्लेस में आजकल आपने देखा होगा कि बहुत से लोग अपनी लैंड या शॉप्स या मॉल जो भी बिल्डिंग्स हैं उसको रेंट पे रखते हैं, तो ये भी इमूवेबल प्रॉपर्टी ही है और इससे ये बेनिफिट्स अराइज होते हैं। देन नेक्स्ट इज थिंग्स अटैच टू द अर्थ। सेक्शन 3 ने ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का जो सेक्शन 3 है उससे
अटैच टू अर्थ इस टर्म को 3 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। पहला है रूटेड इन द अर्थ। रूटेड इन द अर्थ मतलब जो ऑलरेडी अर्थ के अंदर रूट हो, जैसे ट्रीज़ हो गई, श्रब्स हो गए, तो ये ऑलरेडी चीज़ें जो ये थिंग्स हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं जो पहले ही अर्थ के अंदर थी, तो ये भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। अब हम ट्री को रूट से तो नहीं निकाल सकते, तो ये एक इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई। फिर उसके बाद है एम्बेडेड इन दी अर्थ। एम्बेडेड का मतलब है कि जिसे ह्यूमन इम्प्लांट करता है अर्थ के अंदर, उसे अटैच करता है, फिक्स करता है उसको, तो वो हो गया एम्बेडेड इन दी अर्थ। जैसे कोई बिल्डिंग है, जब घर बनता है तो वो भी एक बिल्डिंग ही होती है जिसे अर्थ के अंदर एम्बेडेड किया जाता है। फिर उसके बाद आता है अटैच टू व्हाट इज़ सो एम्बेडेड फॉर द परमानेंट बेनिफिशियल एम्प्लॉयमेंट। मतलब जो भी चीज़, जो भी कोई थिंग है या कोई ऑब्जेक्ट है जो अर्थ के अंदर एम्बेडेड की गई है, उसका परमानेंट बेनिफिशियल इन्जॉयमेंट हो। जैसे जब घर बनता है तब उसमें हम दरवाजे भी बनाते हैं, ठीक है, उसमें विंडोज़ भी होती हैं, तो जो डोर्स एंड विंडोज़ हैं वो एक परमानेंट बेनिफिशियल इन्जॉयमेंट हो गया जो ऑलरेडी हाउस के अंदर लगाई गई हैं। बट इसमें जो विंडो की ब्लाइंड्स हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद जो इलेक्ट्रिक फैंस हैं, वो एक बेनिफिशियल इन्जॉयमेंट नहीं होगा, बिकॉज वो परमानेंट नहीं है। वो कभी भी हम निकाल सकते हैं और उसको दोबारा कहीं पे भी रीयूज़ कर सकते हैं। तो ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट था, इसमें क्या लैंड के अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं जो लैंड कहलाते हैं, फिर उसके बाद जो बेनिफिट्स हैं लैंड से अराइज हो रहे हैं, या फिर जो कुछ चीज़ें जो अर्थ के साथ अटैच्ड हैं। तो इन 3 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए ही ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी की जाती है इमूवेबल प्रॉपर्टी की। देन नेक्स्ट इज़ इंस्ट्रूमेंट। अब सोच रहे होंगे कि इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। इंस्ट्रूमेंट के तो बहुत सारे मीनिंग्स हैं। जैसे इंस्ट्रूमेंट एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट भी होता है, ठीक है, कोई एक मेजरिंग डिवाइस भी होता है या कोई टूल भी होता है। बट अकॉर्डिंग टू लॉ इंस्ट्रूमेंट एक डॉक्यूमेंट है जो कि टेस्टामेंट्री एंड नॉन टेस्टामेंट्री दोनों हैं। टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट है कि जो कोई डॉक्यूमेंट है जो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस को फुलफ़िल करता है विल की रिक्वायरमेंट के लिए। और नॉन टेस्टामेंट्री होता है कि जो विल्स या टेस्टामेंट या कोई लीगल डॉक्यूमेंट इंक्लूड नहीं करता। तो जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है वो जो इंस्ट्रूमेंट की टर्म है उसमें सिर्फ नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट ही डिफ़ाइन करता है। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग यही पता लगता है कि ये जो एक्ट है, जो इसमें जो भी डीलिंग्स होती हैं वो टेस्टामेंट्री ट्रांसफ़र्स तो नहीं होती, मतलब विल के थ्रू नहीं होती हैं, बट जो टर्म है इंस्ट्रूमेंट दैट इंक्लूड्स ओनली नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट, मतलब वो सिर्फ नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट या कोई इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ही ट्रांसफ़र की जाती है प्रॉपर्टी की। देन नेक्स्ट इज़ अटेस्टेड। अटेस्टेड का जनरल मीनिंग है टू बी प्रूफ ऑफ, मतलब किसी चीज़ का प्रूफ होना। सपोज़ आपके सामने कोई इंसिडेंट हो रहा है तो आप वहाँ पे विटनेस हो, तो वो आप प्रूफ हो उस चीज़ का कि हाँ आपने वो चीज़ देखी है। तो ये होता है अटेस्टेड का जनरल मीनिंग। बट अकॉर्डिंग टू ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सेक्शन 3, अटेस्टेशन का ये जो प्रोसेस है इसका मतलब है कि साइन एंड विटनेस एनी फैक्ट, उस फैक्ट को साइन करना और उस फैक्ट का विटनेस होना। तो ये हो गया अटेस्टेशन। इसमें है कि अगर कोई प्रॉपर्टी जो ट्रांसफ़र हो रही है या तो वो पोजेशन के थ्रू डिलीवर होगी या फिर कोई रिटन डॉक्यूमेंट के थ्रू डिलीवर होगी। तो जब ये कोई भी डीड हो रहा है, इसका एग्जीक्यूट होता है, तो उस टाइम पे ये जो प्रोसेस होता है विटनेसिंग का उसे कहा जाता है अटेस्टेशन। और उस टाइम पे जो पर्सन्स प्रेजेंट होते हैं जो इस प्रोसेस को विटनेस कर रहे हैं उन्हें कहते हैं अटेस्टिंग विटनेसेस। तो ये हो गया अटेस्टेड। देन नेक्स्ट इज़ रजिस्टर्ड।
रजिस्टर तो पता ही है कि अगर ये कोई रिटन रिकॉर्ड है जिसमें कोई रेगुलर एंट्रीज़ या कोई डिटेल्स किसी भी ऑब्जेक्ट्स आइटम्स की इंक्लूड करती हूँ, तो ये तो हो गया रजिस्टर्ड का जनरल मीनिंग। बट ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड का मतलब है कि जब रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस सेस के ड्यूरिंग जो ये एक्ट है, जो टेरिटरीज तक ये एक्ट एक्सटेंड करता है, उसमें किसी टेरिटरीज के किसी भी पार्ट में इस रजिस्टर कर दें जब तक ये रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स का जो प्रोसेस अंडर द लॉ चल रहा हो। देन नेक्स्ट इज एक्शनेबल क्लेम। अभी जो टर्म है एक्शनेबल क्लेम, ये डिफाइन करता है बाय द टर्म कि वो क्लेम जिसके लिए एक्शन लिया जा सके उसे एक्शनेबल क्लेम कहते हैं। अब इसमें है कि कोई भी डेप्थ हो, कोई भी क्लेम हो जो अनसिक्योर्ड हो, वो उसके लिए एक्शन ले सकते हैं, उसके लिए कोर्ट में जा सकते हैं। अब 2 टाइप्स के डेप्थ होते हैं, फर्स्ट है सिक्योर्ड डेप्थ एंड सेकंड इज़ अनसिक्योर्ड डेप्थ। जो सिक्योर्ड डेप्थ है वो सिक्योर्ड है, उसके लिए कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अ डेप्थ सिक्योर्ड बाय मॉर्टगेज। जो मॉर्टगेज के थ्रू मतलब कोई अगर ऑब्जेक्ट गिरवी रखते हैं या कोई प्रॉपर्टी जो गिरवी रखी जाती है, उसके लिए जो ऑब्जेक्ट मतलब जो सिक्योरिटी है वो सिक्योर्ड रहती है, तो वो हो गया सिक्योर्ड डेप्थ। देन नेक्स्ट इज अनसिक्योर्ड डेप्थ, जिस डेप्थ में कोई सिक्योरिटी ही नहीं है, वो डेप्थ जो सिक्योर ही नहीं है, तो वो हो गया अनसिक्योर्ड डेप्थ। और उसके लिए आप कोर्ट में जाके आप अपील कर सकते हो या अपना क्लेम मांग सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अनसिक्योर्ड। जो एक्शनेबल क्लेम का ये जो कॉन्सेप्ट है, मैं इसे डिटेल में अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो अगर आपको एक्शनेबल क्लेम की डेप्थ नॉलेज चाहिए तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। द नेक्स्ट इज़ नोटिस। द लास्ट डेफिनेशन ऑफ द सेक्शन 3 दैट इज़ इंटरप्रिटेशन क्लॉज इज़ नोटिस। नोटिस का मतलब है जनरली कि इंटीमेशन ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की इंटीमेशन होना, पता लगना, या किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन होना, तो ये है नोटिस का जनरल मीनिंग। बट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 नोटिस का मतलब ये है कि किस सर्कमस्टांसिस के अंदर पर्सन को फैक्ट का नोटिस मिला। फॉर एग्ज़ाम्पल ए और बी के बीच में एक डील होती है, कॉन्ट्रैक्ट होता है कि ए अपनी जो लैंड है वो बी को सेल करेगा फॉर 10,000 रुपीज़, और जो बी है वो लैंड की पोजेशन ले लेता है, और उसके बाद जो ए है वो सी को अपनी लैंड सेल करता है फॉर 12,000 रुपीज़। पर जो सी है वो इस चीज़ की कोई इंक्वायरी नहीं करता कि जो बी है वो इस लैंड का जो उसका इंटरेस्ट है कि उस बी का इंटरेस्ट इस लैंड में है या नहीं। बट जो बी की पोजेशन है वो सफिशेंट है कि वो सी को इफ़ेक्ट कर सकती है, जो उसका नोटिस था उसके साथ वो इफ़ेक्ट कर सकती है। तो मतलब जो बी है वो इंटीमेट कर सकता है सी को कि उसका इस लैंड पे इंटरेस्ट है, पोजेशन है उसके पास। तो ये हो गया नोटिस ऑफ अ फैक्ट। अब जो नोटिस है वो 3 टाइप्स में डिवाइडेड है, एक्चुअल नोटिस, कंस्ट्रक्टिव नोटिस एंड नोटिस टू एजेंट। एक्चुअल नोटिस वो नोटिस है जिसमें पर्सन को एक एक्चुअल नॉलेज उस फैक्ट की एक्वायर हो जाती है। वो जो नॉलेज है वो डेफिनेट होगी एज अ इंफॉर्मेशन थ्रू द कोर्स ऑफ नेगोशिएशंस, कि मतलब जो वो पर्सन है उसको उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है या नहीं। अब जो मैंने आपको एग्जांपल बताई थी वो एक एक्चुअल पोजेशन की थी कि नोटिस का जो उसको एक्चुअल पोजेशन कैसे हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद क्या था कि अगर जो पर्सन है वो जो वेग र्यूमर्स होते हैं उसको सुनने के लिए वो बाउंड नहीं होता, तो जो पर्सन अपना मोटिव वो शो करे कि दूसरी पार्टी को भी नॉलेज है कि एक रैशनल मैन के माइंड में क्या ऑपरेट कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग वो किस तरह से एक्ट कर रहा है, जिस तरह जो उसको नॉलेज मिली हुई है उस टाइम तक। देन नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्टिव नोटिस। कंस्ट्रक्टिव नोटिस एक ऐसा नोटिस है जो पर्सन को ऐसे ट्रीट करती है कि उसको उस फैक्ट का पता होगा ऑलरेडी, बट एक्चुअली उसको पता ही होगा उस चीज़ का। मतलब कि जो पर्सन है उसे
सभी फैक्ट्स का एक कंस्ट्रक्टिव नोटिस होगा कि उसे एक्चुअल नोटिस का जो रिक्वायरमेंट है कि जो इंक्वायरीज है वो उसने ऑलरेडी कर ली होगी, तो ये हो गया कंस्ट्रक्टिव नोटिस। देन नेक्स्ट इज नोटिस टू एजेंट। नोटिस टू एजेंट, ये वाला नोटिस ये होता है कि अगर कोई भी नोटिस है या तो वो एजेंट को दी जानी चाहिए या फिर एजेंट ऑब्टेन कर लेता है कुछ सर्कमस्टांसेस के अंदर जो इन्फॉर्मेशन उसे फैक्ट के रिगार्डिंग चाहिए होती है। तो ये हो गया नोटिस टू एजेंट। इससे हमारा टॉपिक यही फिनिश होता है। तो आज मैंने डिस्कस किया है सेक्शन 3 दैट इज़ इंटरप्रिटेशन क्लॉज ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। तो अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। थैंक यू।